रात के 8:30 बजे थे। दिल्ली देवरिया हाईवे पर गाड़ी की हेडलाइट्स जंगली सन्नाटे को काट रही थीं। एसयूवी की पिछली सीट पर रूही 21 वर्ष ने अपना आईफोन 16 प्रो मैक्स एक बार फिर हवा में उछाला, जैसे वह कोई खराब सैटेलाइट सिग्नल खोज रही हो। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा, 25 मिनट से नो सर्विस क्यों आ रहा है? ये कैसा गांव है जहां 5G तो छोड़िए, ईमेल तक नहीं जा सकता। रूही की आवाज में शहर की व्यस्तता और सोशल मीडिया से कटे होने का शुद्ध डर था। वह पिछले 6 महीनों से रूहीज लाइफस्टाइल नामक एक तेजी से उभरती फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। रूही की माँ शिप्रा, जो आगे बैठी थी, उन्होंने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया, शांत हो जा रूही, हम 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हारे पापा को अचानक क्या सूझा कि यह पुश्तैनी जमीन का काम निपटाने के लिए हमें इमीडिएट गांव जाना पड़ा। रूही ने आंखें घुमाई और फुसफुसाई, हाँ, और वह भी बिना मेरी सहमति के। मुझे अपने दोस्तों को गुड बाय कहने का समय भी नहीं मिला। उसने शीशे में अपनी परछाई देखी, छोटे स्टाइलिश शॉर्ट्स, एक क्रॉप टॉप और चेहरे पर थकान के बावजूद हल्का सा मेकअप। गांव में कौन मुझे देखेगा, उसने सोचा। तभी कार एक जोरदार झटके के साथ रुकी। ड्राइवर रामनाथ बहाना बनाते हुए बोला, मैम साहब, इंजन में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं देखता हूँ। रामनाथ कार से उतरा और थोड़ी देर बाद वह फुसफुसाते हुए किसी से फोन पर बात करता सुनाई दिया। शिप्रा जी को संदेह हुआ। अचानक एक पुरानी धूल भरी लेकिन मजबूत बुलेट मोटरसाइकिल 2 लोगों के साथ उनकी एसयूवी के बगल में आकर रुकी। एक आदमी जिसका नाम रामनाथ था तुरंत घबरा गया। बाइक पर बैठा युवक शिवा, 23 वर्ष, जो साधारण कुर्ता पायजामा पहने हुए था, लेकिन जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक तीक्ष्ण ईमानदारी थी, रामनाथ से पूछा, क्या हुआ रामनाथ? इस आंटी और बेटी को शॉर्टकट बताकर देवरिया की जगह जंगल के रास्ते क्यों ला रहे हो? 2 पैसों के लिए झूठ बोला। रामनाथ पसीना पोंछते हुए लड़खड़ाया, नहीं शिवा भैया, मैं तो बस। शिवा ने अपनी आवाज ऊंची की, जिसमें एक अजीब सा अधिकार था। झूठ नहीं, पाप है। आइंदा झूठ मत बोलियो, समझा? शिप्रा जी ने कार से बाहर निकलकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है बेटा? कौन हो तुम? शिवा ने सीधे और सम्मान के साथ जवाब दिया, आंटी जी, हम उसी गांव में रहते हैं जहां आप जा रही हैं। ये ड्राइवर आपको घुमा रहा था। आप चिंता न करें, हम आपको छोड़ देंगे, अगर आप एक अजनबी पर भरोसा कर सकें। रूही ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। उसने शिवा को सिर से पांव तक देखा, उसके साफ सुथरे हाथ, मजबूत कंधे और सबसे ज्यादा उसकी शांत मजबूत आंखें। थैंक यू बट नो थैंक यू, रूही ने तुरंत हस्तक्षेप किया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम एक स्ट्रेंजर के साथ जाएंगे? शिवा पहली बार रूही की ओर मुड़ा। उसने रूही के कपड़े, उसके तेवर और उसके हाथ में कसकर पकड़े हुए आईफोन को देखा। वह मुस्कुराया, एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान। मैडम जी, शिवा ने कहा, उसकी आवाज में एक हल्की चुटकी थी। आपके पास एक ही रास्ता है, आपका ड्राइवर अब आपका सामान लाएगा। आप आइए, वरना रात जंगल में गुजारनी पड़ सकती है। शिप्रा जी ने तुरंत फैसला लिया। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। रूही को अनिच्छा से पीछे बैठना पड़ा। शिवा की बुलेट पर उसका दोस्त था और शिवा की नजरों में अब भी हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह रूही की असुविधा का मजा ले रहा हो। रूही पहली बार एक बाइक पर बिना हेलमेट के गांव के अंधेरे रास्तों पर जा रही थी। यह उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बिल्कुल नहीं था और यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। तो यह है शिवा, गांव का स्थानीय हीरो, रूही ने मन ही मन सोचा। देखते हैं, इस जगह का तूफान पहले इसे उड़ाता है या मैं इस जगह को उड़ाती हूँ। शिवा की बुलेट मोटरसाइकिल जंगल के अंधेरे रास्तों पर सरपट भागी जा रही थी। रूही, जो अपनी माँ के साथ एसयूवी में पीछे पीछे आ रही थी, अपने होंठ भींच रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई पुरानी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म देख रही है, जिसकी वह हीरोइन नहीं बल्कि एक दुखी साइड कैरेक्टर है। कुछ ही देर में वे गांव की सीमा में प्रवेश कर गए। पुरानी मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छतें दिखाई देने लगीं। शिवा ने एक बड़े से अहाते के सामने बाइक रोकी। आंटी जी, ये रहा आपका घर, शिवा ने सम्मानपूर्वक कहा। शिप्रा जी ने सिर उठाया। अंधेरे में भी उन्हें ये घर काफी बड़ा लेकिन अजीब तरह से खामोश और पुराना लगा। धन्यवाद बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की। रूही ने कार से उतरते ही अपने चेहरे पर रुमाल रखा। हवा में मिट्टी, गीली घास और गोबर की एक अनजानी गंध थी। मॉम, आप किस खंड में ले आई हैं? रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? बस, शिप्रा जी ने उसे शांत किया। कुछ ही दिनों की बात है, अभी अंदर चलो। सामान अभी तक नहीं आया था, इसलिए शिवा ने तुरंत अपने दोस्त को भेजा कि वह रामनाथ ड्राइवर को फोन करे और सामान जल्द से जल्द गांव तक पहुंचाने को कहे। आंटी जी, शिवा ने कहा, मैंने गांव में एक महिला को आपके घर काम और मदद के लिए भेज दिया है, वह अभी आती होगी। शिवा के जाने के कुछ ही मिनटों बाद एक मध्यम आयु वर्ग की महिला घर के अंदर आई। वह हंसमुख थी, सादी साड़ी पहने हुए।
नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम शांता है। शिवा भैया ने कहा कि घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसलिए साफ सफाई में मदद लगेगी। रूही और शिप्रा जी दोनों राहत महसूस कर रही थीं। और हाँ, ये लीजिए, शांता ने अपने हाथ में पकड़ी एक पोटली आगे बढ़ाई। शिवा भैया ने आपके लिए ये गरम गरम पूरियां और आलू की सब्जी भेजी है। उन्होंने कहा कि सफर से थकी होंगी, आज इसी से काम चला लीजिए। शिप्रा जी की आंखें नम हो गईं। कितना प्यारा बच्चा है, धन्यवाद बेटा, शांता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे अब तो आप सब हमारे पड़ोसी हैं। रूही ने रसोई के दरवाजे से शांता और खाने की पोटली को देखा। खाना? उसने अपनी माँ से पूछा। क्या हम सचमुच इस अनजान जगह का खाना खाने वाले हैं? मोम, मेरी डाइट और कैलोरीज का क्या? रूही, शिप्रा जी ने सख्ती से कहा। यहाँ नखरे नहीं चलेंगे, वह लड़का इतनी मदद कर रहा है। रूही ने अपनी बात अनदेखी होते देख अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया। उसका पहला काम था इंटरनेट कनेक्शन खोजना। उसने फोन को खिड़की के पास रखा, छत पर ले गई और आखिरकार पानी की टंकी के पास जाकर उसे बार बार उछाला। आखिर क्या हुआ है इस फोन को? ये 0G नेटवर्क पर क्यों काम कर रहा है? वह झुंझलाहट में चिल्लाई। कल मुझे एक स्पा का प्रमोशन पोस्ट करना था, आज एक नया ब्यूटी ट्यूटोरियल डालना था। मेरी रीच और एंगेजमेंट गिर जाएगी। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले 24 घंटों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक भी स्टोरी या रील पोस्ट नहीं कर पाई है। उसके शहर वाले दोस्तों को लगा होगा कि वह शायद सोशल मीडिया डिटॉक्स पर है, लेकिन रूही के लिए यह डिटॉक्स नहीं बल्कि डिजास्टर था। अचानक उसके फोन पर एक सिंगल बेतरतीब बार आया, बस एक बार, प्लीज। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। शांता अंदर आए, हाथ में ताजे फूलों का एक गुलदस्ता था। मैडम जी, शांता ने कहा, आप ये फूल अपने कमरे में रखिए और ये लीजिए, मैं आपके लिए सत्तू का शरबत लाई हूँ। यहाँ ये बहुत फायदेमंद होता है। सत्तू? रूही ने नाक सिकुड़ी। और ये फूल, क्या ये यहाँ का रिवाज है? जी, शिवा भैया ने भिजवाया है ताकि आपके कमरे की हवा बदल जाए, शांता ने हंसते हुए बताया। अब आप ये शरबत पीजिए और आराम कीजिए। कल से मैं आपके लिए गांव के खाने का इंतजाम करूंगी, पर कैलोरी कम होगी, चिंता न करें। शांता चली गई। रूही ने शरबत किनारे रखा। उसने एक पल के लिए फूलदान को देखा, फिर अपनी नजर मोबाइल स्क्रीन पर जमा दी। वह 0 सिग्नल को घूर रही थी। तभी उसे याद आया, शिवा ने आज उसे 2 बार टोका था, पहली बार ड्राइवर के झूठ के लिए और दूसरी बार उसे खंडक वाले घर में छोड़ते हुए। उसे गुस्सा आ रहा था। शिवा, मैं तुम्हारे गांव के नियम और इस डेड जोन को बहुत जल्द बदल कर दिखाऊंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। मेरी लाइफस्टाइल ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह रूही देर से जागी। कमजोर नेटवर्क के कारण उसका अलार्म काम नहीं कर रहा था। वह उठी, एक क्रॉप टॉप और रिप्ड डेनिम शॉर्ट्स पहने और रसोई में पहुंची। शिप्रा जी शांता के साथ मिलकर साफ सफाई की निगरानी कर रही थीं। मॉम, आज क्या प्लान है? रूही ने जम्हाई लेते हुए पूछा। प्लान यह है कि तुम अपनी मदद खुद करोगी, शिप्रा जी ने तुरंत जवाब दिया। शिवा ने कहा है कि घर की पानी की टंकी खाली है और नल में अभी पानी नहीं आएगा। तुम्हें और शांता को नदी से पानी लाना होगा। रूही को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। पानी लाना? बाल्टी में? हाथ से? हाँ, हाथ से, शिप्रा जी ने शांत लहजे में कहा। और जरा तमीज से बात करो। शांता, तुम रूही को नदी तक ले जाओ। रूही ने न चाहते हुए भी शांता का साथ दिया। शांता ने पीतल के 2 बड़े घड़े रूही के हाथ में थमाए। मैडम जी, शांता ने कहा, आप एक घड़ा सिर पर रखिए और एक कमर पर। गांव में ऐसे ही चलते हैं। रूही ने घड़े को छुआ जैसे वह कोई एलियन वस्तु हो। आप मजाक कर रही हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। जैसे तैसे रूही ने एक घड़े को कमर पर साधने की कोशिश की और लड़खड़ाकर चलने लगी। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह सड़क पर गिर पड़ी। घड़ा धड़ाम से गिरा और उसका पानी मिट्टी में मिल गया। तभी पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे से शिवा प्रकट हुआ, जो अपने दोस्त के साथ एक टूटी हुई पानी की पाइपलाइन की मरम्मत करवा रहा था। रूही को घड़े के पास गिरा देख वह रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या हुआ मैडम जी, पानी के बर्तन से इतनी दुश्मनी क्यों? उठने में मदद करूं? शिवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रूही ने तिरस्कार से मना कर दिया। आप बस खड़े होकर हंस सकते हैं, किसी लड़की की मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शिवा तुरंत उसके पास गया और उसे उठने में मदद की। इस दौरान उनकी आंखें मिलीं। आप शहर से आई हैं तो गांव के तौर तरीके जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक फ्रिकन पॉट नहीं है, गांव की जिंदगी है। ये कहकर शिवा वहां से चला गया। शाम को रूही गांव की खुली हवा में टहलने निकली। उसने महसूस किया कि लोग उसे घूर रहे थे। ये घूरना प्रशंसा वाला नहीं था बल्कि आपत्तिजनक था। अचानक शिवा फिर उसके सामने आ गया। रूही जी, प्लीज मुझे माफ करना, पर देखिए यह आपका शहर नहीं है, शिवा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। आप इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर गांव की सड़कों पर नहीं निकल सकती। रूही भड़क गई।
क्यों नहीं निकल सकती? कौन है आप मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं? जैसा देश वैसा भेष का नियम सिर्फ मेरे लिए है, तो उन्हें घूरने वालों को बोलिए कि वे आंखें बंद कर लें। शिवा ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव के लोग परंपरावादी होते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगी तो वे आपकी माँ को शिकायत करेंगे और सरपंच को भी। रूही अभी भी नाराज थी, पर उसे बात समझ में आ गई थी। तभी रूही को एक बछड़ा दिखाई दिया जो एक बाड़े में बंधा हुआ था। वह अपनी चंचलता में बछड़े के पास गई और उसे चिढ़ाने लगी। जब बछड़ा पास आया तो उसने मजाक में उसे डंडे से हल्का सा धमकाया। बछड़ा डरकर भागा और बाड़े की दीवार से टकरा गया। शिवा तुरंत भागकर आया। उसने बछड़े की जांच की। यह क्या किया आपने? शिवा की आवाज में अब गुस्सा था। क्या तुम्हें पता है कि एनिमल एक्टिविस्ट को पता चल जाता तो तुम्हें जेल हो जाती? जानवरों से प्यार करते हैं, उन्हें डराते नहीं। रूही को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। शिवा के चेहरे पर पहली बार उसने इतनी सख्ती देखी थी। वह चुपचाप खड़ी रही। शिवा तुरंत एक तरफ मुड़ा और कुछ लोगों की भीड़ को आते देखा। वे सीधे उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें एक वृद्ध सरपंच और कुछ ग्रामीण महिलाएं थीं। मैडम जी, आपकी बेटी की वजह से हमारे बच्चे की जान जा सकती थी, एक किसान ने चिल्लाकर कहा। इस बावरी छोरी ने तो हमारे खेत भी बर्बाद कर दिए। एक चाची ने रूही पर उंगली उठाई। रूही और शिवा दोनों हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब केवल कपड़े या बछड़े तक सीमित नहीं था। गांव वालों ने रूही के शहरीपन को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया था। गांव के सरपंच, एक अनुभवी और सख्त दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति, अपनी खाट पर बैठे थे। उनके चारों ओर गुस्साए हुए ग्रामीण जमा थे। रूही और उसकी माँ शिप्रा जी पंचायत के बीचों बीच खड़ी थीं। रूही अभी भी सदमे में थी कि एक छोटे से गांव में इतने बड़े नाटक का केंद्र वह खुद बन गई है। मैडम जी, सरपंच ने गहरी आवाज में शिप्रा जी को संबोधित किया। आपकी बेटी नादान है, ये हम समझते हैं, लेकिन इसने हमारे गांव के कई नियम तोड़े हैं। आज सुबह जो बछड़े को चोट लगी वह तो छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है, इसने हमारे पानी की सप्लाई लाइन को गंदा कर दिया और कल रात हमारे खेतों की मेद तोड़ दी। शिप्रा जी घबरा गईं। क्या? खेत और पानी? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। तभी एक किसान, जो पानी की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित था, गुस्से में चिल्लाया, जानबूझकर नहीं तो क्या? ये लड़की हमारे बच्चों को कपड़े पहनने का तरीका सिखाएगी या हमारे पशुओं को डंडा मारेगी। बेहतर यही होगा कि आप लोग ये गांव छोड़कर चले जाएं। पूरा गांव एक स्वर में गांव छोड़कर जाओ का नारा लगाने लगा। रूही का गुस्सा अब डर में बदल रहा था। शिवा तुरंत आगे बढ़ा और सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि इन्होंने गांव के नियम तोड़े हैं और इन पर इल्जाम भी लगा है। शिवा ने अपनी आवाज ऊंची और साफ रखी। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। शिवा ने सीधे उस चाची की ओर देखा जिसने खेतों की मेद तोड़ने का इल्जाम लगाया था। चाची, जब खेतों की मेद टूटी थी तो मैं भी वहीं था। मेद उसकी वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि वह गायों के झुंड की वजह से टूटी थी, जब वे पानी की तलाश में भाग रही थीं। फिर शिवा ने रूही की ओर देखा। रूही जी नए माहौल में हैं। उन्हें गांवों के रिवाजों का पता नहीं है। मैं जानता हूं कि इनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये सब नादानी है, बदमाशी नहीं। रूही हैरान थी, शिवा क्यों उसकी तरफदारी कर रहा था जबकि वह उसे पसंद भी नहीं करती थी। शिवा ने सरपंच की ओर मुड़कर एक साहसिक प्रस्ताव रखा। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि पानी की समस्या गांव के लिए कितनी बड़ी है। मैं पिछले 2 साल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन पर काम कर रहा हूं। मेरी वजह से और मेरे प्रोजेक्ट की वजह से गांव वालों ने मुझे सम्मान दिया है। शिवा ने दृढ़ता से कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आप इन्हें गांव से मत निकालिए। मैं इन्हें गांव के तौर तरीके सिखाऊंगा। और साथ ही रूही जी बहुत पढ़ी लिखी और तेज हैं। वह अपनी इन डिजिटल स्किल्स से मेरे पानी के प्रोजेक्ट में गांव वालों की मदद कर सकती हैं। वह हमारी समस्याओं को दुनिया के सामने सही तरीके से रख सकती हैं। रूही को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर गांव की पानी की समस्या का हल करेगी। सरपंच ने कुछ देर सोचा। उन्हें शिवा की लगन और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। ठीक है शिवा, सरपंच ने घोषणा की, हम तुम्हें और इस परिवार को 1 हफ्ते का समय देते हैं। रूही ने तुरंत अपनी माँ के कान में फुसफुसाया, यह मुझ पर नजर रखेगा। मॉम, यह कोई मजाक है क्या? चुप रहो। शिप्रा जी ने उसे शांत किया। सरपंच ने आगे कहा, अगर इस 1 हफ्ते में इस लड़की रूही से गांव वालों को या गांव के नियमों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। और हाँ, यहाँ हर बहू बेटी को अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती। पंचायत समाप्त हो गई। जैसे ही ग्रामीण चले गए, शिप्रा जी ने शिवा को धन्यवाद दिया। शिवा बेटा, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शिवा ने नम्रता से कहा, कोई बात नहीं आंटी जी,
अब सब कुछ इन पर निर्भर है। उसने रूही की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और उलझन थी। रूही ने शिवा से मुंह फेर लिया और अपनी माँ के पास गई। माँ, अब मैं इस बुढ़े के फैशन सेंस से गांव में कपड़े पहनना सीखूंगी। क्या आप वापस नहीं चल सकती? शिप्रा जी ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे चुप कराया। रूही ने उस शाम खिड़की के बाहर देखा। उसका आईफोन अभी भी सिग्नल ढूंढ रहा था और उसका मन पहली बार किसी लाइफस्टाइल पोस्ट के बारे में नहीं, बल्कि अपने भविष्य और शिवा नामक उस अजीब ईमानदार गांव के लड़के के बारे में सोच रहा था। अगले दिन की सुबह रूही के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सरपंच के अल्टीमेटम और शिवा की सख्त निगरानी के कारण अब उसे घर के काम के नाम पर गांवों के तौर तरीके सीखने पड़ रहे थे। शिवा सुबह 10 बजे उनके दरवाजे पर था। उसने शिप्रा जी को प्रणाम किया और रूही की ओर मुड़ा। रूही जी, आज से हम पानी के पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, पर पहले आपको गांव की सबसे जरूरी चीज का ख्याल रखना सीखना होगा, शिवा ने कहा। रूही ने नाक सिकोड़ी। क्या कोई ऑनलाइन कैंपेन बनाना है या गांव के लिए फंडिंग जुटानी है? मेरे पास लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं कर सकती हूँ। शिवा मुस्कुराया। नहीं, आज आपको एंजल से मिलना है। शिवा रूही को अपने साथ गांव के बाहरी छोर पर बने एक छोटे से बाड़े तक ले गया, जहां कई गायें और बछड़े बंधे थे। एंजल एक सफेद रंग की शांत सुंदर गाय थी। ये वही गाय थी जिसके बछड़े को रूही ने अनजाने में चोट पहुंचाई थी। आज से आपको एंजल की देखभाल करनी है, शिवा ने घोषणा की। उसे चारा देना है, साफ करना है और उसका दूध निकालने की कोशिश करनी है। गांव में जानवरों से प्यार करते हैं, उन्हें डराते नहीं। रूही को लगा जैसे उसे सजा दी जा रही हो। डोंट टच मी, उसने कहा जब शिवा ने उसे गाय के पास जाने के लिए प्रेरित किया। पहले 2 घंटे सिर्फ खींच और हताशा से भरे थे। गाय रूही के पास आने से डर रही थी और रूही को घास छूने से नफरत हो रही थी। उसका स्टाइलिश क्रॉप टॉप अब घास और मिट्टी से गंदा हो चुका था। देखिए, शिवा ने धैर्य से रूही को समझाया, एंजल अभी भी आपसे डरती है। जानवर और इंसान दोनों को प्यार और भरोसे की जरूरत होती है। अगर गांव वालों को आप में बदलाव नहीं दिखा तो सचमुच आपको निकाल दिया जाएगा। शिवा की बात ने रूही को झकझोर दिया। वह चुप हो गई। यह मेरी नादानी का नतीजा है, उसे पहली बार एहसास हुआ। रूही ने अपने सारे नखरे किनारे रखे। उसने धीरे से घास का एक गुच्छा उठाया और एंजल के पास गई। आई विल कॉल यू एंजल, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब लगभग विनती भरी थी। प्लीज आज मेरी इज्जत रख लेना, थोड़ा सा दूध दान कर देना, मैं तुम्हें अच्छी वाली घास खिलाती हूँ। सी गुड गर्ल, रूही ने आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे एंजल का दिल जीत लिया। जब एंजल ने उसके हाथ से घास खानी शुरू की तो रूही के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची बिना फिल्टर वाली मुस्कान आई। ये खुशी उसे किसी लाइक या फॉलो से नहीं मिली थी। शाम होते होते रूही ने अपने आप को थका हुआ लेकिन संतुष्ट पाया। अगले दिन शिवा ने उसे पानी भरने के सही तरीके सिखाए। ऐसे नहीं, शिवा ने कहा, जब रूही कमर पर रखे घड़े को संभाल नहीं पाए। घड़ा और आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। खुद को मजबूत करिए। शिवा ने पास आकर उसका हाथ थामा और घड़े को उसके सिर पर रखने में मदद की। इस दौरान वह रूही के बिल्कुल करीब था। रूही को पहली बार महसूस हुआ कि शिवा का स्पर्श अचानक सख्त नहीं बल्कि शांत और स्थिर था। पानी भरने के काम के दौरान शिवा ने बांसुरी पर एक हल्की धुन छेड़ी। छूट या ना छूटे, मुंह से रंग तेरा डोलना, वह गुनगुना रहा था। रूही ने मुड़कर देखा। वह अपनी दुनिया में खोया हुआ था, पूरी तरह से सादा और आकर्षक। शिवा, रूही ने धीरे से पूछा, तुम दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करते हो, गांव के लिए, एंजल के लिए, पर अपने लिए क्या करते हो? शिवा ने अपनी बांसुरी नीचे रखी। उसकी आंखों में चमक थी। अपने लिए हम तो यही सब करके खुश हैं। सबकी खुशी में हमारी खुशी है। उसने एक पल के लिए रूही की ओर देखा। बस जिंदगी में एक समस्या है, माँ हमेशा डांटती रहती है कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब अच्छी छोरी मिलेगी तो करेंगे ना। रूही मुस्कुराए। ही इज सो डिफरेंट, उसने सोचा। कौन आज के जमाने में दूसरों के लिए काम करके खुश रहता है? जब रूही घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। मॉम, उसने कहा, आई जस्ट हैड सो मच फन आफ्टर सो मेनी डेज। शिप्रा जी ने रूही के चेहरे पर आए अच्छे बदलाव को देखा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एडजस्ट कर लिया है। और हाँ, शिवा की लाई हुई घाघरा चोली में तो तुम बिल्कुल गांव की गोरी लग रही हो। रूही ने दर्पण में देखा। शांता ने उसे पुराने फैशनेबल कपड़ों की जगह एक साधारण लेकिन सुंदर घाघरा चोली दी थी। उसे पहली बार लगा कि वह सचमुच खूबसूरत लग रही है, बिना किसी ब्रांड या लाइफस्टाइल टैग के। मैं बदल रही हूँ, रूही ने स्वीकार किया, और यह बदलाव उस डफर शिवा की वजह से है। अगले दिन सुबह सुबह रूही अपने घाघरा चोली में पूरी तरह तैयार थी। उसने आईने में देखा। शहर में वह महंगे डिजाइनर कपड़े पहनकर भी इतनी सहज और खूबसूरत कभी नहीं लगी थी।
उसने अपनी शहरी घड़ियों को छोड़कर कलाई में 2 पतली गांव वाली चूड़ियां पहन रखी थीं। शिवा बाइक पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक तनाव था। रूही जी तैयार हैं? उसने पूछा। हाँ, रूही ने अपनी माँ से आज्ञा लेते हुए कहा। शिवा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? शिवा ने गहरी सांस ली। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या सूखा। इस साल बारिश कम हुई है। हमें अगले 2-3 साल के लिए पानी स्टोर करने के लिए नए मजबूत पाइपलाइन के ऑर्डर करने शहर जाना होगा। पिछली बार जो पाइप आए थे वह सिर्फ 1 साल ही चले। रूही को पहली बार लगा कि शिवा का जीवन सिर्फ उसे डांटने या गायों की देखभाल करने तक सीमित नहीं था, वह एक बड़ा जीवनदायिनी मिशन चला रहा था। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? शिवा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। शहर की बाजारें आप मुझसे बेहतर जानती होंगी और पाइप की क्वालिटी भी। रूही के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वह शिवा को छेड़ना चाहती थी। अरे तो क्या? रूही ने आंखों में आंखें डालकर पूछा। आप मुझे आउट ऑन अ डेट पूछ रहे हैं? शिवा हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर साफ उलझन थी। जी, मैं समझा नहीं। डेट? रूही अपनी हंसी नहीं रोक पाए। डफर? अरे मेरा मतलब है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रूही की माँ शिप्रा जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने प्यार से शिवा को रोका। शिवा बेटा, जरा रूही का ख्याल रखना, वह अकेली कहीं नहीं जाती। ये शहर की बड़ी सड़कों की आदी नहीं है। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी बेटी को हम सही सलामत आपके पास ले आएंगे। शिवा ने आश्वासन दिया, लेकिन उसकी आंखें रूही पर टिकी थीं। ये डेट वाला मजाक उसके मन में बैठ गया था। शहर तक का सफर रूही के लिए एक नई यात्रा थी। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैठी पहली बार किसी के पीठ पर हाथ रखे बिना खुद को सहज महसूस किया। वह शिवा के काम, उसके जुनून और गांव के प्रति उसके समर्पण को देख रही थी। बाजार में रूही ने एक पेशेवर के रूप में अपनी इन्फ्लुएंसर वाली कुशलता का उपयोग किया। उसने विक्रेताओं से कड़े सवाल पूछे, पाइप की गुणवत्ता और टिकाऊपन की जांच की। शिवा, उसने एक वेंडर से बात करने के बाद फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे, ये गलत ग्रेड का प्लास्टिक दे रहे थे। मैंने तुम्हारी मदद की ताकि ये गांव वालों को ठग न सकें। शिवा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। धन्यवाद रूही जी, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी सब कुछ सीख जाएंगी। ऑर्डर देने के बाद जब शाम ढल रही थी, वे एक छोटी शांत कैफे जैसी जगह पर रुके। रूही ने अपने लिए एक ताज़ा जूस लिया और शिवा के लिए उसने पूछकर एक साधारण चाय ऑर्डर की। शिवा, मुझे बताओ, रूही ने जिज्ञासा से पूछा, आप लोग अचानक गांव क्यों आ गए थे? ये पुश्तैनी जमीन का क्या इश्यू है? पता नहीं, रूही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। शायद पापा को कोई जमीन बेचनी थी या कोई पुराना विवाद निपटाना था। मैं ज्यादा पूछती नहीं, रूही ने बात बदल दी। शिवा, नोटिस दैट तुम दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करते हो। पानी, गांव वाले, यहाँ तक कि एंजेल के लिए भी। पर तुम्हें खुशी किससे मिलती है? खुद के लिए क्या करते हो? शिवा ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। खुद के लिए मुझे खुशी तब मिलती है जब गांव का कोई किसान बारिश न होने पर भी परेशान नहीं होता। सबकी खुशी में हमारी खुशी है। बस माँ हमेशा डांटती रहती है कि शादी कर ले, अच्छी छोरी मिलेगी तो करेंगे ना। रूही मुस्कुराए। वह जानती थी कि वह अच्छी छोरी की तलाश पूरी हो चुकी है। लौटते समय बाइक की धीमी रफ्तार पर रूही ने एक और राज खोलने की कोशिश की। शिवा, उसने धीरे से कहा, तुम्हें वह धुन आती है जो तुम गुनगुनाते हो? धुन? शिवा ने पूछा। हाँ, तुम्हें पता है, रोज रात को कोई मेरे घर के पास एक बड़ी प्यारी धुन बजाता है, बांसुरी पर। तुम उसे जानते हो ना? शिवा का चेहरा अब अंधेरे में भी लाल हो रहा था। हाँ, बगल में ही रहता है। ओह माय गॉड, मुझे उससे मिलना है, रूही उत्साह से बोली। तुम मुझे मिलवा सकते हो, वह बहुत अच्छा बजाता है। ठीक है, शिवा ने धीरे से कहा। आप कहती हैं तो मिलवा देंगे। आप कब मिलवा सकते हो? रूही ने जोर दिया। शिवा ने बाइक धीरे की और रूही की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, शायद डेट का असर। मैं तो अभी रेडी हूँ, शिवा ने शरारती अंदाज में कहा। घर पहुंचने के बाद रूही ने उसे धीरे से कंधे पर मारा। यू डफर, पर मिलवाना? हाँ, शिवा हंसा। पहली बार रूही ने देखा कि उसकी हंसी कितनी जोरदार और संक्रामक थी। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा। यह एक अनौपचारिक स्पर्श था, लेकिन दोनों को पता था कि यह सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था। उनकी टूटी हुई दीवारें अब पूरी तरह गिर चुकी थीं। शहर से लौटने के बाद रूही के घर का माहौल बदल गया था। वह अब न केवल खुश रहती थी, बल्कि खुद को गांव की जिंदगी में पूरी तरह ढाल चुकी थी। उसने अपने फैशनेबल शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप्स को शांता की दी हुई घाघरा चोली से बदल लिया था और वह खुशी खुशी माँ के साथ रसोई और घर के कामों में हाथ बटाती थी। एक रात रूही अपनी माँ के पास गई। शिप्रा जी उसे देखकर मुस्कुराईं। मॉम, क्या बात है? आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है, माँ ने कहा। कुछ नहीं मॉम, रूही ने धीरे से कहा।
मुझे इतने दिनों बाद इतना मजा आया है। शिप्रा जी ने प्यार से रूही के बालों को सहलाया। रूही, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एडजस्ट कर लिया। और देखो, इस घाघरा चोली में तुम बिल्कुल गांव की गोरी लग रही हो। तुम बदल गई हो बेटा, यह एक अच्छा बदलाव है। रूही मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। शांता, जो बर्तन धो रही थी, रूही के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, मैडम जी, हमको तो लगता है बात कुछ और है। अब मटकना बंद कर और बताओ। हमें लगता है आपको शिवा से प्यार हो गया है। रूही ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी की। यू लॉस्ट इट। शांता कुछ भी बोल रही है। लेकिन जब शांता हंसती हुई वहां से गई तो रूही ने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। वह जानती थी कि शांता ने सच कहा है। उस रात छत पर बैठे हुए शिवा अपनी बांसुरी बजा रहा था। आज उसकी धुन में एक अजीब बेचैनी थी, एक खुशी थी जो इजहार के डर से लिपटी हुई थी। जिससे मुझको इश्क है, वो है तू, वो है तू। वह धुन रूही के कानों तक पहुंची। उसे एहसास हुआ कि यह धुन उसके कमरे के पास से ही आती है। ये वही धुन थी जिसके बजाने वाले से मिलने की जिद उसने शिवा से की थी। तो ये तुम हो शिवा, रूही ने मन ही मन सोचा। तुम ही वह डफर हो जिसने अपनी धुन से मुझे शहर की यादें भुला दी। शिवा को छत पर खड़ा देख उसने मन ही मन फैसला किया कि वह कल सुबह शिवा के इजहार करने से पहले ही उसे जवाब दे देगी। उधर छत पर शिवा ने बांसुरी नीचे रखी। वह चांदनी रात में मुस्कुराया। कल तो हम रूही जी को बता ही देंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगी या थप्पड़ मार देंगी और क्या, उसने अपने आप से कहा और अपने सीने को छूकर मुस्कुराया। अगली सुबह शिवा एक जरूरी काम के लिए शहर गया। उसे पानी के पाइप की डिलीवरी की तारीख पक्की करनी थी। उसने रूही के लिए एक छोटी सी चूड़ी खरीदी जो गांव की नहीं बल्कि शहर की नजाकत और गांव की सादगी का मेल थी। यह एक तोहफा था, प्यार का पहला सबूत। शिवा ने शांता को बता दिया था कि वह देर से आएगा। रूही बेसब्री से शिवा का इंतजार कर रही थी। उसने शिवा के तोहफे के लिए पहले से ही एक सुंदर सा लाल गुलाब तैयार कर रखा था। तभी घर के सामने एक बड़ी चमकदार कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और रूही के पिता रवि अंदर आए। वह हमेशा की तरह सख्त सूट बूट में थे। डैड, रूही दौड़कर उनसे मिली। आप कहाँ थे? आई मिस्ड यू सो मच। रवि ने रूही को गले लगाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सब बताता हूँ रूही, पर पहले हमें अभी निकलना होगा। क्या मतलब? रूही और शिप्रा जी दोनों चौंक गईं। अभी तो आए हैं रवि जी, कम से कम रात तो रुकिए। वी हैव टू लीव शिप्रा। यह जरूरी है, रवि ने जोर दिया। गांव में मेरा काम हो गया है। मैंने जमीन का विवाद निपटा लिया है और हमें तुरंत दिल्ली वापस जाना है। पैक करो, जल्दी करो। रूही को लगा जैसे किसी ने उसका दिल खींच लिया हो। पर डैड, मैं अभी नहीं जा सकती। मुझे किसी का इंतजार है। आई सेड वी आर लीविंग रूही फास्ट, रवि ने अपने अधिकार भरे स्वर में कहा, जिसे रूही टाल नहीं सकती थी। रूही और शिप्रा जी ने आनन फानन में पैकिंग शुरू कर दी। रूही बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि शिवा किसी चमत्कार की तरह प्रकट हो जाए। उसने जल्दी से एक नोट लिखा, लेकिन फिर उसे फाड़ दिया। वह अपनी भावनाएं एक कागज पर नहीं डाल सकती थी। उसने वह लाल गुलाब लिया और शांता को दिया। शांता, रूही की आंखें भर आईं। शिवा को देना और कहना कि यह समवन स्पेशल के लिए है। रूही अनिच्छा से कार में बैठ गई। जैसे ही कार गांव की सीमा से बाहर निकली, रूही ने पीछे मुड़कर देखा। खाली सड़क और दूर जाते पेड़ और दरवाजे पर उदास खड़ी शांता। वह रो पड़ी। उसका इजहार, उसका प्यार, सब अधूरा रह गया था। कुछ देर बाद शिवा अपनी बुलेट पर वापस आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। हाथ में रूही के लिए तोहफे वाली चूड़ी थी। शांता, रूही जी कहाँ हैं? उसने हंसकर पूछा। शांता का चेहरा उदास था। वो लोग निकल गए शिवा भैया। शिवा हिल गया। निकल गए मतलब? बिना बताए। शांता ने उसे सारी बात बताई। उसने रूही का दिया हुआ लाल गुलाब शिवा को पकड़ाया। ये ले लो, तुम्हारे लिए दिया है, शांता ने कहा। शिवा ने गुलाब को छुआ। उसका सारा उत्साह, उसका इजहार का साहस सब चकनाचूर हो गया। उसने गुलाब को देखा। शिवा ने अपनी जेब से वह चूड़ी निकाली। ये किसके लिए है? उसने अपने आप से पूछा। शिवा को शांता की पुरानी बात याद आई। समवन स्पेशल। स्पेशल मतलब दिल के करीब। उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अभी कोशिश नहीं की तो वह रूही को हमेशा के लिए खो देगा। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। वह शहर की ओर भागा, हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से। दिल्ली देवरिया हाईवे पर रवि की लग्जरी कार तेजी से शहर की ओर भाग रही थी। पिछली सीट पर बैठी रूही की आंखें लगातार आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। गांव के पीछे छूटते हुए दृश्यों में उस लाल गुलाब की छवि तलाश रही थी जो अब शिवा के हाथ में था। डैड प्लीज, रूही ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। हम 5 मिनट के लिए रुक सकते हैं। मुझे किसी से बात करनी है।
नहीं रूही, रवि ने सख्ती से कहा, मेरा काम हो गया है, अब वापस चलो। तभी माँ शिप्रा जी ने हस्तक्षेप किया, रवि जी, आपको पता है रूही में जो अच्छा बदलाव आया है ये शिवा की वजह से है। वह अब नखरे नहीं करती, उसने गांव के तौर तरीके सीख लिए। ये सब उस लड़के की वजह से है। रवि ने आईने में रूही को देखा, वह हैरान थे। उन्होंने एक हफ्ते में अपनी बेटी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं देखा था। तो क्या? रवि ने पूछा। वह गांव का लड़का है, हमारे शहर की दुनिया अलग है। रूही ने अब और चुप रहना गवारा नहीं किया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, आप मेरे बदलाव की कीमत नहीं जानते। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने कार की गति धीमी की। तभी पीछे से एक इंजन की जोरदार आवाज आई। शिवा अपनी बुलेट पर तूफान की तरह उनकी ओर आ रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, रूही। रूही ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और हाईवे के बीचों बीच उतर गई। रूही, शिप्रा जी और रवि दोनों चौंक गए। शिवा बाइक को स्लाइड करता हुआ रूही से कुछ ही फीट की दूरी पर रुका। उसके